हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी स्टडीज अच्छे चल रहे होंगे। आज मैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर को 2 पार्ट्स में आपके सामने दिया है, जिसमें से कि पहले पार्ट में मैंने मास और वेट तक का, जो ज्यादातर स्कूल में फर्स्ट टर्म में आता है, वहां तक किया था। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड पार्ट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। और अब आज मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मैं जरूर वो डाउट्स को दूर करूंगी। और अगर आप मुझे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती है और बहुत जो टॉपिक्स हैं उनको इजी से इजी तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपका इसका क्वेश्चन है, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स है जो ओरिजिनली दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में था। अब हम F डैश की बात करते हैं, यानी कि जो न्यू फोर्स है उसमें हमने क्या किया, G वही रहेगा क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हमने नहीं छेड़ा है, बट हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4, और फिर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलती हूँ इसमें पुराना फॉर्मूला निकाल लो तो आपका ये आ जाएगा 4f। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो आप, द न्यू फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स is 4 times the original force when the distance between them is reduced to half। ना काफी तरह के वेरिएशन आप कर सकते हो। अगर आपका मास m1 m2 दो गुना हो गया है, 2 कर दोगे तो 4 हो जाएगा, तो वो 16 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स के हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे ब्रैकेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने काइनेटिक एनर्जी में भी आगे जाके हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। अब जो क्वेश्चन 2 है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ठीक है ना, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको स्मॉल g का फॉर्मूला याद है, वो था g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं है, so we can say that acceleration due to gravity is independent of mass of object. Hence, a heavy object and a lighter object will take same time when they fall from the same height. ठीक है, अगर इस हाइट से गिर रहे हैं ना तो दोनों के लिए g आपका सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आप देख रहे हो s सेम है, g सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी यहाँ पर सेम है, तो आपका t भी आपका सेम ही होना चाहिए, मास का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो जो मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 1 kg। जो अगर ये अर्थ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच में कोर में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली इक्वल टू रेडियस ही होती है। इसका इसलिए जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। हाँ, अगर हम अर्थ में सरफेस से बहुत ऊपर ले जाएंगे या बहुत नीचे ले जाएंगे तब हम आर स्क्वायर नहीं रख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो आपको आर दिया हुआ वो दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अब हमें निकालना है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो आपको g की वैल्यू आपको दी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, और आपको m1 दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24, m2 आपका 1 kg है, अपॉन आपका r स्क्वायर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6। आर स्क्वायर है ना, तो ये मुझे लिखना है। अब मैं 10 की पावर्स को काट रही हूँ। ठीक है, जब मैं काटूंगी तो 10⁻6 और 10⁻6 10⁻12 हो गया, 10⁻24 से कटेगा तो 10⁻12 बचेगा। अब 10⁻11 और 10⁻12 मल्टीप्लाई होते हुए हैं तो 12 - 11 आपका 10⁻1 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे तो हम चाहें तो हम इसको बहुत ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं,
पर मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। हाँ, अब आपको पता है कि ये स्मॉल g का फॉर्मूला है g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, तो ये आप चीज देख रहे हो ना, तो ये 9.8 आती है, तो इस इंटू m2 करना है, तो 9.8 इंटू m2 आपका कितना आ जाएगा 9.8, और यूनिट हम न्यूटन रखेंगे क्योंकि ये फोर्स निकला है आपका। मान लो आपका m2 2 या 3 होता, तब आप 9.8 इंटू 2 या 9.8 इंटू 3 न्यूटन आप उसको करते, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 99% चांसेस है कि आप इसको गलत कर दोगे, और उससे भी ज्यादा आप इसमें 10 मिनट लगाने वाले हो कैलकुलेशन करने में एग्जाम में, उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 पे आ रहे हैं। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attracts the earth, and why? So आपको पता है कि every action has an equal and opposite reaction. तो आपका फोर्स वाले चैप्टर में मोशन का थर्ड लॉ यहाँ पे है। तो जब अर्थ ना मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो सेम फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। वो एक अलग बात है कि हमको इतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो, अर्थ जब एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, पर आपको अर्थ एप्पल की ओर को जाती हुई नहीं दिख रही है। उसका रीजन ये है कि आपका जो F1 इक्वल टू F2 होता है ना, माइनस F2, M1 इंटू A1 इक्वल टू M2 इंटू A2 होगा, ठीक है। तो अगर आपका ये मास बहुत ज्यादा है ना, तो ये इसको बहुत कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो अगर ये मास बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो ये बहुत कम होगा और ये बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आपको एप्पल के केस में ऐसा दिख रहा है और मून के केस में भी आपको दिखता है ऐसा। If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? इसका भी रीजन यही हो गया, because the forces are equal and opposite. Earth has higher mass, it does not seem to move towards the moon. ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 5 भी हमारा इसी में इंक्लूड हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6 में जो आपका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स if the mass of one of the object is doubled, ठीक है। F इक्वल टू आपको पता है G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, F डैश, देयरफॉर F डैश इक्वल टू G, और M1 आपने उसने बोला है वन ऑफ द ऑब्जेक्ट का डबल किया है, तो 2M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2F। ये आपने पुराना फॉर्मूला अलग कर लिया, नंबर को आपने अलग कर लिया। द न्यू फोर्स विल बी 2 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, द फोर्स विल बिकम ट्वाइस। ये आपने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम सेकेंड पार्ट को करते हैं, जिसमें आपसे बोला है The distance between the two objects is doubled and tripled. तो हम पहले पहला वाला केस करते हैं, सीधे मैं F डैश लिखूंगी, F लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा G M1 M2 अपॉन 2D का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आपने डबल कर दी है, तो ये आ जाएगा G M1 M2 अपॉन 4D स्क्वायर, तो ये आ जाएगा F अपॉन 4। क्यों? क्योंकि ये तो F है, तो F अपॉन फोर्स, द न्यू फोर्स विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। इसी में अगर आपने इसको ट्रिपल किया तब क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका तब F डैश इक्वल टू G M1 M2 अपॉन 3D का होल स्क्वायर, तो ये 1/9 F के बराबर आ जाएगा। जब आप इसको खोलोगे तो 9D स्क्वायर आने वाला है, तो द न्यू फोर्स विल बी 1/9 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। अब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। इसके थर्ड पार्ट में है द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, तो F डैश इक्वल टू G 2M1 इंटू 2M2 अपॉन D स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4F। द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। कितना इजी है। अब क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इट कैन एक्सप्लेन द occurrence of tides, it can also explain why you are attracted to earth।
ठीक है। क्वेश्चन 8 में है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। Acceleration of free fall is the acceleration due to gravity. Free fall is the falling of the object under the influence of gravity alone, and the acceleration it is experiencing is acceleration of free fall or acceleration due to gravity. The approximate value of acceleration due to gravity on Earth is 9.8 meter per second square, which we sometimes also take as 10 meter per second square to make our calculation easy. What do we call the gravitational force between the earth and the object? It is the force of gravity. Now question 10 is Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? ओके सो सबसे पहले हमको समझना होगा जो अर्थ है ना हमारी वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसका शेप होता है जियोइड। जियोइड का मतलब है कि वो ऑरेंज की तरह की होती है कि स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ये मैंने अर्थ का शेप बनाया है, ये मैंने कुछ ज्यादा ही फ्लैटेंड बना दिया है। तो ये मेरा रेडियस एट पोल है और ये रेडियस एट इक्वेटर है। तो अभी क्या हो रहा है, रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। अर्थ का जो रेडियस एट पोल जो स्लाइटली लेस है देन रेडियस एट अर्थ। अब वेट होता है एक तरह का फोर्स है ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, और इसका फॉर्मूला क्योंकि ये फोर्स है m इंटू ए है और यहाँ पर जो a है वो g है, इसलिए वेट इक्वल टू m इंटू जी। आपको तो पता है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज, इट ऑलवेज रिमेन सेम। सो वेट कैन बी चेंज बिकॉज द वैल्यू ऑफ g इज चेंजिंग। तो इसका मतलब है कि इस केस में जरूर g का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने लिखा वेट एट इक्वेटर इक्वल टू m इंटू जी एट इक्वेटर एंड वेट एट पोल इक्वल टू m इंटू जी एट पोल। ठीक है, तो आपको पता है g इक्वल टू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब Gp इक्वल टू हो जाएगा G और M तो ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे आ जाएगा Rp का होल स्क्वायर और यहाँ पर जो Ge है वो क्या हो जाएगा Re का होल स्क्वायर। अब अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा ना, इसके ज्यादा होने से, क्योंकि G क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, Ge क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो Ge कम हो जाएगा तो मास तो वही रहने वाला है, लेकिन वेट एट इक्वेटर जो है वो क्या हो जाएगा कम वेट एट पोल से। ठीक है, तो अमित वो चीटर नहीं है, ये एक्चुअली सारा साइंस का चक्कर है। ठीक है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 है व्हाई विल द शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। ठीक है, अब जो शीट ऑफ पेपर है और जो क्रम्बल्ड बॉल दोनों तो सेम मास के बने हैं, सेम पेपर के बने हैं। याद है ना, मैंने आपसे बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। 10 kg का स्टोन और एक 2 kg का स्टोन अगर थर्ड फ्लोर से गिरते हैं तो वो सेम टाइम लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जी सेम है, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया था। तो अब क्या हो रहा है कि शीट ऑफ पेपर है ना वो एक्चुअली फ्री फॉल में नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि जब वो आप बायोवेंसी का कंसेप्ट जानते हो कि जब वो फ्री फॉल में गिर रही है तो उसको बायोवेंट फोर्स ऊपर की ओर को पुश कर रहा है, तो जो शीट ऑफ पेपर है वो ऐसे फ्लोट होती भी जाएगी, जबकि क्रम्बल्ड बॉल ऑफ पेपर फॉल होगा वो फ्री फॉल होगा। उसमें भी लग रहा है आप थ्रस्ट, लेकिन इतना नहीं लग रहा है, नोटिसेबल नहीं है। बट वो शीट ऑफ पेपर के केस में तो आप देखते हो कि नोटिसेबल है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। दिस 12th क्वेश्चन। m जो है वो आपका 10 kg है, तो यही मास जो होगा मास एट मून इक्वल टू मास एट अर्थ, एंड ये सब सेम होगा क्योंकि मास जो है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ मैटर पे जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन्ड है। तो यहाँ पर मास तो आपका चेंज कहीं भी नहीं होने वाला है, अर्थ में, मून में, चाहे किसी भी प्लेनेट पर। हाँ, वेट
एट मून एंड वेट एट अर्थ। तो वेट एट अर्थ हो जाएगा 10 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 98 न्यूटन, जबकि मून में जो वेट होगा वो आपका आ जाएगा 10 इंटू 9.8 अपॉन 6। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेट ऑन मून है उसकी वैल्यू 16.33 न्यूटन आई है, क्योंकि वो 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ है। तो मैंने 98 को सीधा 6 से डिवाइड करके आंसर निकाला है। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 49 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका दिया नहीं है, पर आप -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो फोर्स ऑफ अर्थ है ना उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो जी आपका नेगेटिव में आता है। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होने वाली है, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। आपको जो फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना, टोटल टाइम आपको निकालना है कि वो कितना है। ठीक है, तो अभी आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, ये सब वैल्यूज आपको ठीक से लेनी आनी चाहिए। तो हम इसमें लगा लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, v स्क्वायर तो आपका 0 है, सो 0 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस की जगह हम h रखेंगे। अगर आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा -2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो अगर हम h निकालेंगे तो यह आएगा -49 इंटू 49 अपॉन आपका आ जाएगा -2 इंटू 9.8। तो माइनस माइनस कट गया है, यहां से एक डेसिमल हटा के मैं 0 लगाऊंगी, तो यह आ जाएगा 49 2 98, 122.5 मीटर की हाइट तक ये जाएगा। अब आपको टोटल टाइम निकालना है, तो हम टोटल टाइम के लिए लगा लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो मैंने वैल्यू रख ली है 0 इक्वल टू 49, u की जगह 49 माइनस जी माइनस है माइनस 9.8t, तो 9.8t इक्वल टू 49 आ गया। तो टाइम आपका 5 सेकेंड आया है। अब ये आप याद रखो कि ये टाइम जो है ऊपर जाने का है, नीचे आने में फिर से 5 सेकेंड लगेगी, क्योंकि इक्वल टाइम लगता है। तो आपका जो टोटल टाइम है वो आपका 10 सेकेंड लगेगा। अब ये क्वेश्चन 14 है। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, हाइट 19.6 मीटर की हाइट से फेंका गया है। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी है। ठीक है, सिर्फ इतने के बेसिस पे हम कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा अपना नॉलेज यूज करेंगे। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरना शुरू होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अनलेस कि उसको ऐसे फेंका गया हो। दूसरी बात, आपका g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये प्लस में है, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो है मैक्सिमम होती है और वो फाइनल वेलोसिटी होती है। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो v स्क्वायर आपको नहीं पता है, माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच आपका 19.6 है। ठीक है, सो v स्क्वायर इक्वल टू आपका 19.6 इंटू 19.6 आ गया है। सो v इक्वल टू आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, इसमें मैं देखती हूँ कि आप लोग मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर बना देते हो और फिर उसके बाद आपको रूट निकालने में मुश्किल होती है। आपको याद रखना चाहिए कि 9.8 का हाफ जो है वो 4.9 होता है और इसका डबल 19.6 होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करने में ये तो आप यूज करने वाले हो आगे भी। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर, जो कि हम s की तरह यूज करेंगे। भी आपको फाइंड करना है कितना है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और क्योंकि वो नीचे की ओर को गिर रहा है तो उसका g जो है प्लस 9.8 आएगा। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में से ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। तो अब हम v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच की जगह हम 19.6 लिखेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 19.6 इंटू 19.6 आता है। दिस इंप्लाइज v इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड।
इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो आप लोग क्या करते हो कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा बना देते हो और फिर रूट निकालने में या तो गलती करते हो या फिर टाइम वेस्ट करते हो। तो आपको याद रखना चाहिए कि 49 का डबल 98 और 98 का डबल 19.6 होता है। तो वो आपका अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमारी 49 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो वहां पर भी हमने जल्दी से उसको काट लिया था। Question 15, a stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो u आपकी 40 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर की ओर को फेंका गया है, तो g माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हमें 10 लेना है तो हम माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस। आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपको क्या वैल्यूज दी हैं। तो अगर आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे तो ये चलेगा नहीं, ये आपका ऊपर की ओर को फेंका गया है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो अब इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2gs है, मैं h लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू h। ठीक है, सो h इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 40, माइनस लगाना है, अपॉन आ जाएगा माइनस 2 इंटू 10, दोनों माइनस कट गए हैं, ये 20 से ये 2 टाइम्स कट गया है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है 80 मीटर की हाइट तक जाएगा। टोटल जो डिस्टेंस होगी जब ये ऊपर जाएगा ना तो फिर वापस नीचे भी आना है इसको, तो टोटल डिस्टेंस इसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 160 मीटर। पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं। इन पे आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है कि कितना है। आपका सन और अर्थ के बीच में है, तो m1 आपका 6 इंटू 10⁻24 kg और m2 सन का मास है वो 2 इंटू 10⁻30 kg, और इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी, एवरेज डिस्टेंस जो d है वो आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो अब हमारा इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो आपको पता है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है, वैल्यू पुट करते हैं, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 इंटू 10⁻30 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं, 1.5 4 होता है आपका 6। उसके बाद हम ये 11 2 22 आ गया है, तो इसको काटेंगे तो 11 टू दी पावर 2 बचेगा। उसके बाद हम 10⁻11 को इससे काटेंगे तो ये बचेगा 10⁻19। अब हमारे पास ये थोड़ा सा बच गया है, अगर हम इसका डेसिमल हटा के यहाँ 0 करेंगे तो 5 3 और 5 4 आ जाएगा, और 3 से अब हम इसको काट लेते हैं, 3 2 6 3 2 6 और 3 2 6 अप्रोक्सीमेट काट लेते हैं, तो अभी आ जाएगा 2.22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻2 प्लस 19 कितना हो गया है 21। तो जब इसको 16 से 2.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.952 इंटू 10⁻22 न्यूटन का इनके बीच में फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 17 देखते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्वेश्चन 17 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर टॉल टावर, और एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऊपर से जो गिरा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर की ओर को फेंका गया है, इसका जो g है वो नेगेटिव आएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस फर्स्ट वाले स्टोन के लिए a स्टोन और इसको b स्टोन कह देते हैं, तो इसके लिए जो g आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। सपोज दे आर मीटिंग एट दिस p पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, एट p पॉइंट टाइम जो है वो क्या होगा, इनको सेम लगेगा, क्योंकि
सेम टाइम में फेंके गए हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोन के लिए। स्टोन ए जो ऊपर से फेंका गया है, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लेते हैं। इस P पॉइंट तक टॉप से हम X हाइट ले लेते हैं, X डिस्टेंस ले लेते हैं, और P पॉइंट से बेस तक की अपने आप ही 100 माइनस X आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट स्टोन के लिए ले रहे हैं, तो उसने कितनी डिस्टेंस चली, उसने X डिस्टेंस चली, यानी कि S उसका X है और UT उसका 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ इंटू 9.8 T स्क्वायर। सो X इक्वल टू 4.9 T स्क्वायर हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम स्टोन B के लिए लेते हैं, क्या हो रहा है, तो स्टोन B ने क्या किया, नीचे से चलना शुरू किया है, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर इक्वेशन में हम जब वैल्यू रखेंगे तो इससे चला है 100 माइनस X डिस्टेंस, U इसका 25 है, 25T प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 T स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25T माइनस 4.9 T स्क्वायर। 4.9 T स्क्वायर ना एक्चुअली X के इक्वल है, तो अब हम लिख लेते हैं 100 माइनस X इक्वल टू 25T माइनस X, ठीक है। 4.9 T स्क्वायर की जगह मैंने यहां से X ले लिया है, तो अब मेरा माइनस x दोनों साइड से कट गया है, सो T इक्वल टू मेरा आ गया 100/25 मीन्स 4 सेकेंड। तो अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 4.9 इंटू 4 इंटू 4 78.4 मीटर आ रहा है। सो दीज स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड्स एट 78.4 मीटर हाइट, 4 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार। या फिर हम लिख सकते हैं, हम यहां से हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21.6 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन 18 है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। सो T इक्वल टू आपका 3 सेकेंड होगा। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो 3 सेकेंड ऊपर जाने में और 3 सेकेंड नीचे आने में। वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप किया गया है, तो G आपका माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। V इक्वल टू U प्लस GT, और फाइनल वेलोसिटी थ्रोन अपवर्ड्स है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अप, थ्रोन अप लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू U माइनस 9.8 इंटू 3। सो आपका U इक्वल टू आ जाएगा 9.8 इंटू 3, 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको ऊपर की ओर को फेंका गया है। द मैक्सिमम हाइट इज इट रीचेस, सो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से हम निकालेंगे, तो U आपका 29.4 है इंटू टाइम 3 है प्लस हाफ इंटू 9.8 माइनस 9.8 इंटू आप करोगे 3 इंटू 3, ठीक है। इसको आप काट सकते हो और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैक्सिमम हाइट ये जाएगा वो 44.1 मीटर तक जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड देखने के लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। आप देखो 3 सेकेंड तक तो ये ऊपर गया है, तो 3 सेकेंड तक ऊपर जाने के बाद अब 1 सेकेंड टाइम इसको यहाँ से नीचे आने में लगा है, तो ये पोजीशन एक्चुअली हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम निकाल लेंगे, अब ये नीचे की ओर को आ रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी और G आपका था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम इसको 1 सेकेंड लगा है ऊपर से चलते हुए। ये देख रहे हैं ना 1 सेकेंड के बाद, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से मेरा आंसर 4.9 मीटर आ रहा है, 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। और अगर मुझे बॉटम से निकालना है ना, तो 44.1 टोटल हाइट है ना, उसमें से आप 4.9 मीटर को माइनस कर लो तो वो ग्राउंड से आ जाएगा। अब जो आपका 18th क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है, जो 19th क्वेश्चन है उसमें है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोवेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट। जब इस तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स है, तो अपथ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, ठीक है, उल्टा लगता है
वेट को ये काउंटर करता है। Why does a block of plastic released under water came up to the surface of the water? 20th question है। So it comes up because the density of plastic is less than water. So it due to upthrust it comes up. उसमें बहुत ज्यादा upthrust लग रहा है तो वो ऊपर की ओर को आ रहा है। 21st क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे रखा है 50 ग्राम्स है सब्सटेंस का 20 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? तो आपको पता है फ्लोट और सिंक होना ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 50/20, जिससे 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, विच इज मोर देन 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सो इट विल सिंक। ठीक है। और अगर आप इसमें जानना चाहते हो कि ये अगर सिंक हुआ है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इसका कितना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा जो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर आप इसमें अपथ्रस्ट भी निकालना चाहते हो तो अपथ्रस्ट इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वेट के लिए आपको dVg लिखना है क्योंकि वेट m इंटू जी होता है और m d इंटू वी है। तो डेंसिटी आपको इसकी दे रखी है 2.5 आपने निकाली है अभी अभी, और वॉल्यूम आपका इसका 20 है पर वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो जब 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको आप dVg से निकाल सकते हो लेकिन आपको डेंसिटी ना किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होगी, जो कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं 2500 आ जाएगी और वॉल्यूम इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप इसको 100 इंटू 100 से 3 बार डिवाइड करोगे और इंटू 10 लिखोगे तो ये आपका 1 2 3 4 जीरोस कट गए, 2 जीरोस अभी बचे हैं। तो आप क्या करो 25 2 50 आ गया, 50/100 दैट इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। डीवीजी से जब आप निकाल रहे हो तो 2500, क्योंकि जो डेंसिटी है ना वो 2500 आएगी आपकी, जब आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में उसको कन्वर्ट करोगे तो आपका 0.5 न्यूटन का आपका थ्रस्ट लग रहा है। क्वेश्चन 22 भी सिमिलर है। जो आपको मास है वो आपको दे रखा है 500 ग्राम और जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से जब निकालोगे तो वो 500/350 यानी कि 10/7 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अप्रॉक्स आएगा, और जो कि ज्यादा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। So it will sink because the density is more than water. It will sink. What is the volume of water displaced? That is volume of the object, यानी कि 350 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।